नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के दादर चौपाटी से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड के जोशी मठ में लगातार घरों, होटलों और सरकारी इमारतों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुआवजे को लेकर असहमति की वजह से जो बेहद खतरनाक कुछ इमारतें हैं वहां पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। छोटी बच्ची 6 महीने की बच्ची है अभी। इस बीच जब सीएम स्थानीय लोगों से मिलने जोशी मठ पहुंचे तो वहां का नजारा भावुक कर देने वाला था। स्थानीय लोग सीएम के सामने रो रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये महिला रो रही हैं। उजड़ते जोशी मठ के बीच लोगों के सपने भी उजड़ते दिख रहे हैं। सीएम ने भावुक महिला को सांत्वना दी और समझाया। इसी बीच कहीं दीवारें ढहती हुई दिख रही हैं तो कहीं बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है। सौरभ शुक्ला की जोशी मठ से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशी मठ में तबाही तेज होती दिख रही है। जेपी पावर प्लांट की रिहायशी कॉलोनी में दीवारें ढहने लगी हैं, छत गिरने लगी है। ये कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट है जो धंस चुका है। जमीन कई फुट फट गई है, दीवारें गिर चुकी हैं। यहां के मेस की भी छत गिरने लगी है। पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जेपी के कैंपस से पिछले कुछ दिनों से लगातार मटमैले पानी की धारा बह रही है, जिसने कई दीवारें तोड़ दी हैं। यहां रहने वालों का कहना है कि अचानक ये धारा कहीं से फूट पड़ी है, जिससे जोशी मठ के पहाड़ गीले होकर धंसने लगे हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जिन 2 होटलों का ध्वस्तीकरण होना है वहां अब तक एक ईंट भी नहीं तोड़ी जा सकी है, क्योंकि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच मुआवजे को लेकर तालमेल नहीं बन सका है। वैसे प्रशासन सभी पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा तुरंत देने का ऐलान कर चुका है। हर अफेक्टेड फैमिली को जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है एज अ एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। हर परिवार को कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज अल्टीमेटली दिया जाएगा, तो उसमें एक हम 1 लाख रुपए और दे रहे हैं। इस आपदा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब बुधवार को जोशी मठ पहुंचे तो लोग अपना दुख और नाराजगी दोनों ही नहीं छिपा सके। जिन इमारतों में दरारें हैं, धामी ने उनको भी देखा और फिर पीड़ित परिवारों से मिले। गुरुवार को भी पूरा दिन राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी जोशी मठ में कैंप करेंगे। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर। आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। हमें दर्द है, हमें कष्ट है। हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। लेकिन इस त्रासदी के बीच रोक के बावजूद जोशी मठ के इलाकों में पहाड़ों को बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़ा जा रहा है। ये मशीनों की आवाज, छलनी हो रहे पहाड़ और इनसे हो रहा कंपन जोशी मठ को विनाश के एक कदम और करीब लेकर जा रहे हैं। जोशी मठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए किस तरह से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया जा रहा है। करीब 22 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज देश की सबसे बड़ी समुद्री ब्रिज है और ये इसी साल नवंबर महीने में पूरी हो जाएगी। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से दी। देखिए रिपोर्ट। फिलहाल हम अरब सागर में मौजूद हैं और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको MTHL प्रोजेक्ट कहा जाता है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड। अब दूसरी तरफ जो है नवी मुंबई है और हम जहां पर जा रहे हैं वो मुंबई की तरफ है और इन 2 शहरों को इस ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अभी फिलहाल घंटों का समय लगता है। लेकिन एक बार जब ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये जो पूरा सफ़र है, ये जो पूरा फासला है वो मिनटों का हो जाएगा। और इसलिए भी ये जो एक प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अहम है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो लोग काम करने आते हैं, जो व्यापार करने आते हैं, वो केवल मुंबई के नहीं होते हैं, आसपास के कई इलाकों से आते हैं और एक जो ट्रैफिक की समस्या है काफ़ी अहम समस्या रही है। लेकिन ऐसे में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तब इसका फ़ायदा उन सभी लोगों को होगा। आज हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी उनका भी इंटरव्यू किया है। ये उनका एक काफ़ी अहम पेट प्रोजेक्ट रहा है। जब 2024 में चुनाव के लिए वो जाएंगे
तब इस प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जाएगा। अब ये जो आप गर्डर देख रहे हैं, ये जो दो पुल को जोड़ रहे हैं, जहाँ पर कई जगहों पर आप कंक्रीट यानी सीमेंट से इसे बनाया जा रहा है, तो वही कई जगहों पर इसे OSD कहा जाता है, जिसका मतलब है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक, उसके जरिए बनाया जाता है। ये देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है। इसकी जो कुल आप डिस्टेंस देखेंगे वो लगभग 22 किलोमीटर की है, और जब ये एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका फ़ायदा न केवल मुंबई और नवी मुंबई बल्कि और भी जगहों पर होगा। और यही सोचकर इस ब्रिज को बनाया गया। 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई है और ये कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुंबई में समुद्र के बीचों बीच NDTV ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MTHL ब्रिज है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जो ब्रिज बन रहा है, देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है, जिसकी जो पूरी आप डिस्टेंस देखेंगे वो 22 किलोमीटर की है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल नवंबर महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया और NDTV से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि घंटों का सफर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मिनटों में पूरा होगा। हाल हम अरब सागर में मौजूद हैं, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज बनाई जा रही है। लगभग 22 किलोमीटर बड़ी ये ब्रिज बनाई जा रही है, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, MTHL। ये एक प्रोजेक्ट है और वो इसी साल के अंत तक इसके पूरा करने की बात की जा रही है। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। ये आपका एक पेट प्रोजेक्ट रहा है, क्या कुछ इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? कितना काम हुआ है और क्या इसकी खासियत है? ये 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, और ये मुंबई को, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये इसको हम लोग कोस्टल हाईवे को भी जोड़ रहे हैं, शिवड़ी, नावाशेवा, वरली। इससे नरीमन पॉइंट से निकला हुआ जो हमारा नागरिक है वो डायरेक्ट मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ यहाँ पहुँचेगा इस 22 किलोमीटर की जो सिंगल लॉन्गेस्ट ब्रिज है इससे। और इसमें ये हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये मुंबई गोवा हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो 2, 2.5, 3 घंटे लगने वाले जो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, और सिर्फ 12 से 15 मिनट में ये जो दूरी जो है वो पार करेंगे लोग, और इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सबकी सेविंग है, समय की बचत है, फ्यूल की बचत है। कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है और लोगों को कब तक यहाँ पर से जाने में? एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है इसमें। ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का इस्तेमाल है, जो आज यहाँ पर 180 मीटर का देश में सबसे लॉन्गेस्ट ये गर्डर है, इसका लॉन्चिंग हो रहा है। और ये इसका इम्पैक्ट भी है, मुंबई में इम्पैक्ट होगा। मुंबई में जो लेबर है, जो फिनिश गुड है, जो रॉ मटेरियल है, वो फास्ट तेज़ी से पहुँचेगा। और वहाँ पर ग्रोथ सेंटर है, जो यहाँ लैंड होगा चिरले रायगढ़ में, ग्रोथ सेंटर होगा, लॉजिस्टिक पार्क होगा, वहाँ पर टाउनशिप होगी। ये इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला ये प्रोजेक्ट है, और ये इस नवंबर 23 तक पूरा करने का हमारी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो घंटों का सफ़र है मिनटों में पूरा किया जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। और ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, और इसी साल नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने की बात की जा रही है। अरब सागर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर मुंबई से सटे कल्याण से, जहां हाईवे पर बने गड्ढों में एक प्रिंसिपल का अनोखा आंदोलन दिखा। वो गड्ढे में लोटपोट होते हुए दिखे। उनकी शिकायत है कि रोजाना सड़क दुर्घटनाएं इन गड्ढों की वजह से होती हैं, और लिखित शिकायत के बावजूद यहां कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में गड्ढों में लेटने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बने गड्ढे में लौट रहे ये सैक्रेड हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल अल्विन एंथोनी है। कुंभकर्णी नींद में सोए सरकारी तंत्र को जगाने के लिए ये खुद गड्ढे में लेट रहे हैं। परसों मेरा एक बच्चा गिर गया 9th स्टैंडर्ड का, उसकी मम्मी एक्टिवा में लेने के लिए आई थी और वो सटक के गिर गया, और माँ ने मेरे को पूछा, उसको लगा बहुत, पर माँ ने मेरे को पूछा अगर मेरे बच्चे के ऊपर से बाजू में जो हाईवे जा रहा था वो चली जाता तो मैं जिंदगी भर क्या करते थे, मेरा एक ही बेटा खो जाए। तो उस दुख में आकर
मैंने एक प्राश्चित, एक प्रिंसिपल या एक टीचर का मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं इसी कीचड़ पे आके कल लेट गया और लौट के मैंने उसका प्राश्चित करने को देखा। महाराष्ट्र में भिवंडी से तेलंगाना में निर्मल तक जाने वाले NH61 पर कल्याण और मुरबाड के बीच तकरीबन 3 किलोमीटर का पैच हाईवे पर चलने वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। सड़क चौड़ी करने के नाम पर कीचड़ और गड्ढे बने हुए हैं। नतीजा आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्कूल में पढ़ने आए बच्चों के माँ बाप भी खौफ में जी रहे हैं। 2-3 बार गिरने से बच गए हम। गाड़ी स्लिप हो जाता है क्योंकि ब्रेक मारने से वो टायर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं हम खुद गिर गए 1-2 बार। एक्सीडेंट रोज होते हमारे 2-3, मैं ही बच गया 2-3 बार। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है इधर। सर ने भी आंदोलन किया था, लेकिन उनका भी कोई सुनता नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक आंदोलनों के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी में शिकायत की जा चुकी है। अथॉरिटी ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी दिया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मेरा 53 की उम्र में वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अरेगेंस एंड टोन डेफ है। उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, गरीब का आवाज सुनाई नहीं देता। और ये आलम तब है जबकि पूरा राज्य इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है और ऐसे बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1004 ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर कि हादसे होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि उन ब्लैक स्पॉटों को कम किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर बने हुए पूरी की पूरी सड़क ही एक तरह से ब्लैक स्पॉट बनी है, इस पर किसी भी तंत्र का ध्यान नहीं है। कल्याण से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध और कई दूसरी वजहों से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है और हालात अगर और खराब होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर भी धकेल सकते हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस स्लोडाउन का असर किस तरह से पड़ सकता है, हिमांशु शेखर अपनी इस रिपोर्ट में समझा रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादलों के बीच भारत दुनिया भर की उम्मीद है? वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कई चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर 6.9% रह सकती है। दुनिया की 7 बड़ी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे तेज रह सकती है। अगले वित्तीय साल 2023 के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022-2023 के पहले हफ्ते के दौरान भारत में प्राइवेट कंजम्पशन अच्छा रहा और अर्थव्यवस्था में निवेश भी बेहतर हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उथल-पुथल की वजह से भारत का कारोबार घाटा 2019 के बाद दुगुने से ज्यादा हो गया है। ये भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा है, स्वावलंबी भारत, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर भारत में जहां हमने उस आर्थिक तंगी को आने नहीं दिया और हमने उस आर्थिक तंगी से ऊपर हो करके हम एक आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज निर्माण करके और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम जो इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार के जो इस प्रकार के व्यापार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का एक योजना बनाई है, हम निश्चित रूप से देश प्रगति के पथ पर है और हम दुनिया में अच्छा अव्वल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दुनिया की विकास दर पहले अनुमानित 3% से घटकर 1.7% तक जा सकती है। यूक्रेन ने एनर्जी क्राइसिस, यूरोप ने एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया होल ऑफ यूरोप के अंदर। इन्फ्लेशन कोविड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट, और ये अभी इस परिस्थिति का कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि अगले आने वाले सालों में क्या सिचुएशन होगी और क्या परिस्थिति आएगी। तो जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है कि आज की डेट में जो इकॉनमी 22-23 में 3% से ग्रो करनी थी, वो 1.7 है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लगभग आधी रह गई है ग्रोथ जो पहले होनी चाहिए थी। तो ये एक रिसेशन की तरफ इशारा कर ही रहे हैं, और रिसेशन आता है तो शुरू में डेवलप्ड नेशन को तंग करेगा, बाद में डेवलपिंग नेशन को, विकासशील देशों को भी तंग करके जाएगा। जाहिर है अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार आने वाले समय में इस चुनौती से कैसे निपटती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।
और लाल किले में लाइट एंड साउंड शो 5 साल के अंतराल के बाद शुरू हो रहा है। इस नए अवतार में बहादुरी और 17वीं सदी से लेकर अब तक के भारत के इतिहास की नाटकीय प्रस्तुति दिखाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। संसार को तमाम सामान ही नहीं, षट दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी। साउंड एंड लाइट शो के जरिए आप लाल किले का इतिहास लाइव देख सकेंगे। बस 17 जनवरी तक इंतजार कीजिए। किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया है। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी थम जाए। सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं। ये शो अमिताभ बच्चन की आवाज में है और वक्त के रूप में है। लाल किले के 3 सबसे प्रमुख स्थानों नौबत खाना, दीवाने आम और दीवाने खास के जरिए आपको इतिहास में ले जाया जाएगा। पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप, तो लीजिए 400 साल इस किले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मंशा थी कि जो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो इससे अवगत हो सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। लगभग 1 घंटे के अंदर भारत के हजारों साल के इतिहास से लेकर आज तक कई सारे बोध, कई सारी सीख, ढेर सारी गौरव लेने वाली बातों को सामंजस्य के साथ यहां पर ये 2 शो में समाहित करने का काम किया है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक शो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। इसे एक बार में कुल 700 लोग देख सकेंगे। मंगलवार से रविवार ये शो होगा। शाम 6 से 7 बजे तक हिंदी में और शाम के 7:30 से 8:30 बजे तक अंग्रेजी में। टिकट 1500 रुपए और 500 रुपए के हैं। अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहेंगे। अहम ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाने वाला ये 1 घंटे लंबा शो अतीत में भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को बयान करेगा। नई दिल्ली से अपनी कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। और ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर है और शाहरुख खान की मौजूदगी इस बार किस तरह से खास रही, ताबिश की इस रिपोर्ट में देखिए। This car is not just the amazing technology and the interiors, but the fact that you can use the battery and power up like a setting for a camping site at night. For me, that is very exciting. Just imagine, आपके पास गिटार है, आपने लाइट लगा दी है, इसकी हैच उठा दी है, पिज्जा लगा दिया है, और वहाँ पर मेरा जैसा कोई आप सबके लिए, औरतों और लड़कों के लिए गा रहा है, तुझे देखा शाहरुख खान की मौजूदगी से माहौल इलेक्ट्रिक हो ही जाता है। ऑटो एक्सपो में भी ऐसा ही देखने को मिला। इस गाड़ी की कुछ खासियतें शाहरुख से आपने सुनी, कुछ हम आपको बताते हैं। Hyundai की ग्लोबल डिजाइन आइडेंटिटी को दर्शाती इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 72.6 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। ये एक चार्ज में 631 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी बैटरी को 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। आकर्षक एक्सटीरियर है शार्प लाइन, फ्लैट सरफेस के साथ 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर डार्क पेबल ग्रे इंटीरियर और प्रीमियम सीट अपॉल्स्ट्री गाड़ी को प्रीमियम फील देती है। बेहतर सुरक्षा के लिए ADS जैसे फीचर भी आयोनिक 5 में शामिल किए गए हैं। आयोनिक 5 की बुकिंग 21 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी।
इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए रखी गई है।